ये आज हम एक नए अध्याय की ओर अब बढ़ते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप सब जानते हैं हमने इकोनॉमिक्स की अच्छी फाउंडेशन आपकी बनाई, डेवलप किया, उसे एनालिटिकल लेवल तक लेकर के गए, चीज़ें अच्छे से कवर की। हमने आपको डिटेल में फाइनेंस कमीशन, डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे और बजट करवाए, आधार बने वो आगे आने वाले सभी वर्षों के बजट और इकोनॉमिक सर्वे के एनालिसिस का। चेन और रिएक्शंस कुछ इस तरह से समझा दिए गए थे कि हर साल का बजट या हर साल का सर्वे आपके लिए एक ग्लांस तक सीमित हुआ, आपको केवल आंकड़े पढ़ने थे। सभी तरह के रिलेशनशिप, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस बहुत डिटेल में कवर किए गए। आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसके तहत हम आज पहला चैप्टर जो कवर करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पहला लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, इसका नाम है पब्लिक सेक्टर इन इंडियन प्लानिंग। इसे करना क्यों ज़रूरी बनता है, ये सवाल आता है। देखिए, अक्सर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्रीलिम में आते हैं, मेंस में तो इनका पक्का स्थान है, जिनसे आपको इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल फाउंडेशनल सिस्टम्स के बारे में पूछा जाता है कि डिसइन्वेस्टमेंट अगर आज की डेट में सरकार कर रही है तो वो आज की मॉडर्न इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट्स के लिए कितनी तर्कसंगत है। आपको उसे समझाने के लिए ये बताना होता है कि इतना हैवी डिसइन्वेस्टमेंट जिन सेक्टर से हो रहा है, कभी वो इतना हैवीली पब्लिक सेक्टर ओरिएंटेड सेक्टर क्यों था, उसके ग्राउंड आपको क्लियर करने पड़ते हैं। तो आपके आंसर्स के अंदर कंटेंट आए, आप आज की प्रेजेंट सिनेरियो में हो रहे तमाम डेवलपमेंट्स को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर पाएँ, समझ पाएँ, आप देख पाएँ कि कमियां आज भी बहुत सी रह गई हैं जिनको पूरा करने के लिए सुधार करने हैं। तो रिफॉर्म्स किस फील्ड में हों, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें ये चैप्टर्स करने हैं। हम बहुत सारी कंसेप्चुअल और फैक्चुअल चीज़ों को इसके वाया सीखेंगे। कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ मैं पढ़ूंगा भी किताब से और पढ़ के समझा दूंगा, और कुछ चीज़ें फिर आगे लिखते रहेंगे जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड करेगा। तो बहुत कुछ आप सीखेंगे। आपका स्वागत है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इस लेक्चर में। शुरुआत करते हैं। टर्म है पब्लिक सेक्टर इन इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग जो भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई 1950 के समय से ही, जब भारत ने यह देखा कि हम एक गणतंत्र के रूप में अब स्थापित हो चुके हैं और हमें उस समय के अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तंत्र को परिवर्तित करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमें किन किन क्षेत्रों में काम करना होगा। उसके लिए भारत ने ये माना कि हमें जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ एक सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम एगैलिटेरियन सोसाइटी इस्टेब्लिश करें, हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो इवनली करें, हम कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना होने दें, रीजनल लेवल पर जो डेवलपमेंटल इम्बैलेंसेस हैं उनको हम करेक्ट करें, जो पर्सनल लेवल पर यानी कि इंसानों के स्तर पर जो अधिकार हैं इंडस्ट्रीज़ के, ऑनरशिप के, उन्हें भी हम डिसेंट्रलाइज करें। तो रीजनल बैलेंसेस इस्टेब्लिश करना, लोप साइडेड डेवलपमेंट्स को ख़त्म करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों तक उद्योग धंधों को लेकर के जाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उद्योग धंधे का अवसर देना, बुनियादी ढांचा खड़ा करना, बुनियादी उद्योग लगाना, और साथ के साथ इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इस कोर सेक्टर के साथ, इस बेसिक इंडस्ट्री के साथ प्राइवेट सेक्टर को अलाइन करना, जो कि आगे जा कर के अपने पाँव पर खड़ा होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पीट करेगा और देश को रोज़गार देगा, वेल्थ देगा, और गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू भी देगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशंस करता रहेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आधार बनेगा। लेकिन उसके लिए लंबे समय तक हमें देश में वो चीज़ें राज्य की जिम्मेदारी पर करनी है, यानी कि भारतीय राज्य, द इंडियन स्टेट, जिसे करने में अभी प्राइवेट प्लेयर अक्षम है, सक्षम नहीं है, इनकेपेबल है। यह सब चीज़ें देश के द्वारा की गई। तो ये 5 ईयर प्लानिंग के ढांचे के तहत हुआ है, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत। वो सब हम अभी समझेंगे। शब्द आता है पब्लिक सेक्टर। पहले आप इसे बिल्कुल क्लियर कर लें। जब भी शब्द पब्लिक सेक्टर आएगा, आप सरल दिमाग में शब्द रखिए, सरकारी कंपनियां, सरकारी फैक्ट्रियां, माने सरकार जहां पर भी इन्वॉल्व है। नवनीत, चाहे वो सेंट्रल लेवल है, चाहे स्टेट लेवल है, या फिर लोकल लेवल, पंचायती राज स्तर की इंस्टीट्यूशंस पर, ये राज्य का दखल है, भारतीय राज्य का, इंडियन स्टेट।
असल में इंडियन स्टेट के जो भी संसाधन हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, वो किसको बिलोंग करते हैं? देश गणराज्य है, जनतांत्रिक है, तो संसाधन यानी कि रिसोर्सेज भी जनता ही को बिलोंग करते होंगे। तो जो भी कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर भी सरकार का निवेश है, वो भारतीय राज्य का ही निवेश है, क्योंकि सरकार यानी कि एग्जीक्यूटिव इंडियन स्टेट को ही ज़मीन पर एक्सप्रेस करती है, रिप्रेजेंट करती है। इस हिसाब से भारतीय राज्य का जो भी है वो भारतीय राज्य के नागरिकों का है, द सिटीजन ऑफ द इंडियन स्टेट उनका है। इसलिए ये जब जनता का है, ये पब्लिक का है, तो द नेम इज़ द पब्लिक सेक्टर, द पब्लिक एंटरप्राइजेस, दैट्स इट। यहाँ से नाम पब्लिक आता है। इसकी और बहुत सी गूढ़ी डेफिनेशंस हैं, अभी हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, हमने बहुत से चैप्टरों में, लेक्चरों में उसे कवर किया है। पब्लिक है जहाँ पर सभी को समान अधिकार मिल जाएंगे, जहाँ पर निर्माण का कार्य देश हित में ही हो रहा है, जहाँ पर वेल्थ जो है वो देश हित में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये प्राइवेट से कई मायनों में अलग है, इसलिए पब्लिक सेक्टर भी है। ओके, दैट्स इट। तो आरंभ करते हैं। लिखा है पब्लिक सेक्टर इन इंडियन प्लानिंग। तो पहला टॉपिक है इसके अंदर, द एवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। आज आप डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और LIC का IPO लॉन्च होने का भी बहुत जिक्र रहा कि इसे शेयर मार्केट में उतारा जाएगा, सरकार अपनी भागीदारियों को बेचेगी और लोग शेयर मार्केट के हिसाब से अपना अपना हिस्सा LIC में खरीदेंगे। वो एक भारी सरकारी कंपनी है, इस समय तक वो पब्लिक सेक्टर है। इस पब्लिक सेक्टर के एवोल्यूशन के कारणों को समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। आज भी अगर आप देखें तो डिपार्टमेंटल लेवल पर मैं कंसिडर करूं तो रेलवे एक ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन इन द सेंस इंडियन स्टेट, दैट इज़ द पब्लिक, वो डिपार्टमेंट के अंदर आती है। ओके, इसी तरह से टेलीग्राफ एंड पोस्ट, तकरीबन हमारे बड़े पोर्ट, बंदरगाह, द पोर्ट्स, पोस्ट ट्रस्ट के अंडर होते हैं वो। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें इन्हीं के वायाब चीज़ों को समझना है। शुरुआत करते हैं। द आइडिया दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी प्रमोटेड बाय द स्टेट एक्चुअली मैनेजिंग इंडस्ट्रियल कंसर्न्स। यह आइडिया कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसे राज्य प्रमोट करे, और किस मैनर में, लिटरली खुद एंटर करे इंडस्ट्रियल कंसर्न के रूप में, खुद राज्य यह करे, लोन प्रोवाइडर या फैसिलिटेटर की तरह नहीं, डायरेक्ट प्लेयर बने, डायरेक्ट इस मैनर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करे एक राज्य, भारतीय राज्य। सो द आइडिया दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी प्रमोटेड बाय द स्टेट एक्चुअली मैनेजिंग इंडस्ट्रियल कंसर्न्स did not take root in India before 1947। 1947 के पहले इस तरह के विचार अपनी जड़ें नहीं जमा पाए थे। इसी चीज़ पर हमें डिस्कशन करनी है। जबकि 1947 के पहले ही अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूँ तो वो प्रोविंशियल लेवल पर जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव जीत चुकी थी वहाँ पर 5 ईयर प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट कर रही थी। जहाँ पर प्लानिंग प्रोसेसेस वहाँ पर प्रमोट हो रहे थे, अभी स्टेट लेड डेवलपमेंट पाथ चर्चा नहीं हुए थे, पब्लिक सेक्टर का जिक्र नहीं हुआ था। कुछ पब्लिक सेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट ही आज़ादी से पहले एग्जिस्ट करते थे, जैसे एक लंबे समय तक प्राइवेट रही रेलवे भी बाद में पब्लिक हुई थी। तो रेलवे, टेलीग्राफ एंड पोस्ट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़, ये वो चीज़ें थी जो सरकार के अंदर थी। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंडर थी, जैसे साल्ट फॉर्मेशन और कुनीन फॉर्मेशन, ये वो चीज़ें थी जो सरकार के कंट्रोल में थी। इसके अलावा आज़ादी के पहले का भारत तब लगभग प्राइवेट डेवलपमेंट पे ही डिपेंड करता था। तो आपको दिमाग बिल्कुल क्लियर कर लेना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। हमारी आज़ादी के पहले की जो डेवलपमेंट मॉडल था वो प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड था, प्राइवेट प्लेयर ही उसके खिलाड़ी थे। आज़ादी के बाद इसमें बड़ा परिवर्तन आएगा, ये पब्लिक सेक्टर ओरिएंटेड हो जाएगा। उसका कारण आज़ादी के पहले का अनुभव हो सकता है ना, अनुभव हो सकता है प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सिस्टम के तहत
बड़े स्तर पर भारतीय इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना, इंडियन आर्टिजन्स का यहाँ पर बर्बाद हो जाना, वर्कर का एक्सप्लॉइट होना, एग्रीकल्चर लेबरर्स का सफ़र करना, एनर्मस वेल्थ कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेट होना, इंडिया में किसी भी मैनर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन प्लेयर्स के द्वारा ना करना, जबकि ये ज़बरदस्त वेल्थ कमा रहे थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये नहीं कर पा रहे थे, हेल्दी वर्किंग कंडीशंस इस्टेब्लिश नहीं कर रहे थे, ये वर्करों को अधिकार किसी तरह के नहीं प्रदान कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के अपना खजाना भरते थे और विदेश ले जाते थे। यही कारण है कि भारत बहुत सी चीज़ों में पिछड़ा है। आज़ादी के पहले की परिस्थिति प्राइवेट हाथों में कुछ ऐसी थी। आज़ादी के बाद का भारत ये ज़रूरी होगा कि सरकारी हाथों में किसी और दिशा की ओर बढ़े। उसी के लिए ये प्रयास किए गए, हमें इसे समझना होगा। ये डिबेट आज वर्ल्ड लेवल पर बहुत फेमस हैं कि क्या 1990 तक भारत की क्लोज्ड इकोनॉमी पॉलिसीज़ फेल रही हैं? क्या पब्लिक सेक्टर लेड डेवलपमेंट मॉडल हमारा फेल रहा? क्या ये नेहरू का विचार था जो विफल हो गया? हमें इसके सभी सार्थक गुणों को समझना होगा, तभी हमें कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर पाएंगे। ये ज़रूरी है, वरना इससे जुड़े हुए भ्रामक कंटेंट बहुत से हैं। हम जिस किताब से वाया पढ़ रहे हैं ये काफ़ी हद तक रेप्यूटेड बुक मानी गई है। ओके, 1947 के अराउंड ये आइडिया इसने रूट पकड़ी कि इंडस्ट्रियल कंसर्न्स में आना चाहिए सरकार को, और पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। कैसे किया गया आगे? द एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज अंडरटेकन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखिए, हमने 5 ईयर प्लानिंग भी की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956, सेकेंड 5 ईयर प्लान PC महालनोबिस की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बेसिक इंडस्ट्री पर फोकस करते हुए अडॉप्ट किया गया। यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया में हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री पर फोकस किया गया। आप कृपया इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए। यही वो समय था जिस समय में भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आपको देखने को मिल रही है। ये है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। ये आपके MCQs क्लियर हैं, सेकेंड 5 ईयर प्लान और 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये क्लियर कट बोल दिया गया था कि इंडियन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी फॉलो करेगा, इंडियन पब्लिक सेक्टर लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा। तो अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो आई, उन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में से अगर आपसे पूछा जाए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये प्रोक्लेम हो गया था, तो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये प्रोक्लेम हो गया था। इसे पक्का कर लीजिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो उस समय में ये बात कह दी गई थी। यह कहा गया तो इसके कुछ कारण होंगे कि भारत सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, इस तरह का इकोनॉमिक मॉडल क्यों अपनाना चाहता है, वो पब्लिक सेक्टर को कमांडिंग हाइट्स क्यों देना चाहता है। तो शुरुआती 40 वर्षों में कमांडिंग हाइट्स किसके पास थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। अगर इकोनॉमी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट A स्टेटमेंट B, तो आप करेक्ट कर पाएंगे ना? इट वाज द पब्लिक सेक्टर। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इट वाज एक्सक्लूसिवली द पब्लिक सेक्टर, कंप्लीट एंड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, नो, प्राइवेट सेक्टर को ऑक्सिलरी या एंसिलरी इंडस्ट्री के रूप में विकसित किया गया था। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इकोनॉमी में हमेशा आपके गूढ़े कंसेप्टों को भांपने के लिए एग्जामिनर इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस ही डालते हैं, और वो मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। अगर आप उन स्टेटमेंट्स के करेक्ट आंसर कर पाए, आपको बड़े बड़े चैप्टरों का सार पता है, और गूढ़पन यही है, उन्हें यही जानना है। डाटा, एक एक फैक्ट और एक एक पर्सन के नाम सुनने नहीं हैं। महत्वपूर्ण ये है आप भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास को समझ पाए या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। कोई कारण ही रहे होंगे कि हमने ये कहा कि पब्लिक सेक्टर वाज अंडरटेकन एज एन इंटीग्रल पार्ट, ऑफ द 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्या कारण रहे होंगे? देखिए, आज़ादी के समय का भारत, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कंट्री वाज बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड। आज़ादी के समय में भारत बैकवर्ड था, अंडर डेवलप्ड था। एग्रेरियन इकोनॉमी थी,
वीक इंडस्ट्रियल बेस था, हैवी अनएम्प्लॉयमेंट थी, लो लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स थी, एब्सेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ था। एक आज़ाद भारत इन परिस्थितियों के साथ मिला था। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इसमें जो नहीं लिखा वो यह भी है कि बड़े स्तर पर एग्रीकल्चर सेक्टर सफ़र कर रहा था, पॉवर्टी मास स्केल पर थी, हंगर था, इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज़ ज़बरदस्त था, और फसलों की कीमतें यानी कि अनाज की कीमतें स्काई रॉकेटिंग थी। तो महंगाई थी, अनाज की कमी थी, गरीबी थी और भुखमरी भी थी। एग्रीकल्चर सेक्टर डिविंडल्ड था। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किए गए थे। ज़मीनों को सही करने के साथ साथ इरिगेशन के किन्हीं नेटवर्क को एक्सपेंड करना, बीजों में सीड में कोई इनोवेशंस लेकर के आना या किसी तरह के कोई भी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स यूज़ करना, ऐसी चीज़ें नहीं हुई अंग्रेज़ों के समय में। इवन बड़े स्तर पर एग्रेरियन स्ट्रक्चर जो था, दैट एग्रेरियन स्ट्रक्चर इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, रिलेशनशिप बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द लैंड लेबर, दैट इज़ अ काइंड ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर कि किसका कितना पोजेशन है लैंड पर, लैंड होल्डिंग्स कैसी हैं, लैंड होल्डिंग की ऑनरशिप किसके पास है, किस साइज़ की लैंड होल्डिंग है, ये सब चीज़ों को जब कंसिडर करते हैं इसे एग्रेरियन स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्रेरियन स्ट्रक्चर पूरी तरह से झुका हुआ था ज़मींदारों के फेवर में, बिचौलियों के हक में। इसलिए आज़ादी के बाद हमने इमीडिएटली ये नीड फील की कि हमें एग्रेरियन स्ट्रक्चर रेक्टिफाई करना है। इसलिए आपने देखा कि ज़मींदारी एबोलिशन का कानून आया, टेनेंसी रेगुलेशन का कानून आया, लैंड सीलिंग का कानून आया। इन 3 क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए नकारात्मक परिणामों से हम जूझ रहे थे। ये एग्रीकल्चर का क्षेत्र था और दूसरी तरफ उद्योग जगत था जो सफ़र कर रहा था अंग्रेज़ों की वन वे फ्री ट्रेड नीतियों की वजह से। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप होने नहीं दिया जाता था। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट नहीं रहती थी। इंश्योरेंस कंपनीज़ उनके शिप्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में यूरोपियन काउंटर पार्ट के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे। भारत में रेलगाड़ी हो या फिर पानी का यातायात, इसके वाया माल ढुलाई के लिए यूरोपियन काउंटर पार्ट के मुकाबले ज़्यादा फ्रेट चार्जेस उनसे चार्ज किए जाते थे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सप्लाई सिस्टम है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो उन्हें लेंडिंग ना तो ईज़िली करते थे और अगर करते थे तो इंटरेस्ट बहुत हैवीली चार्ज्ड होते थे। इन सब दुर्गम परिस्थितियों के बाद बहुत से कंप्लायंसेस और बहुत सी परमिशंस उन पर लागू लगाई की जाती थी जो कि ईज़िली नहीं दिए जाते थे। ऐसे में भी यदि वो किसी तरह से अपना कारखाना लगा लें, अपनी इंडस्ट्री लगा लें, तो उन पर दबाव बनाया जाता था। किस तरह से कि उनके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती थी यूरोपियन मार्केट में, ख़ास तौर पर ब्रिटेन में, और वहीं पर ब्रिटिश काउंटर पार्ट को हेल्प मिलती थी, उनका प्रोडक्ट इंडिया में फ्रीली वेंचर करता था। यानी कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई प्रोटेक्शनिस्ट सपोर्ट भी नहीं थी उस समय की एलियन गवर्नमेंट के द्वारा। भारत के ही रॉ मटेरियल इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को मोनोपोलिस्टिक रेट्स पर एक्सेस होते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो भी सप्लाई एजेंट्स हैं, जो भी कैश क्रॉप्स उगाने वाले एस्टेट ऑनर्स हैं, वो भी यूरोपियन मूल के हुआ करते थे। इस तरह से आपने हर तरह से बॉटल नेक्स चोक कर रखे हैं इंडियन इंडस्ट्रियलिस्टों के, वो विकसित नहीं हो पा रहे थे। इसमें सांस का दौर आया जब वर्ल्ड वार 1 का समय था। वर्ल्ड वार 1 ने थोड़ा बहुत भारतीय उद्योग धंधों को सपोर्ट किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था और दूसरी तरफ हैवी सप्लाई चाहिए थी ब्रिटिश आर्मी को, और क्योंकि उस समय ब्रिटेन इंडस्ट्री डिसरप्ट हो चुकी थी वर्ल्ड वार 1 की वजह से, उस समय में भारतीय उद्योग धंधे चमकने लगे। उसके बाद यह समर्थन फिर से एक समय में मिला जब अमेरिकन डिप्रेशन आया, और उसके बाद धीरे धीरे 1930 के बाद ब्रिटानिया सरकार को भारत में नियम नर्म करने पड़े, उद्योग धंधे विकसित होते रहे, लेकिन एक लॉन्ग चैलेंजिंग फेज़ था, विकसित नहीं हो पाया। आप एक तरफ देखिए इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से यूरोपियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की ही तरह आपको मैकेनाइजेशन प्रोसेस में कन्वर्ट करना था, लेकिन आपने कन्वर्ट नहीं किया, इनफैक्ट वो एंड हो गया। हमारे यहाँ पर एक यूनिक चीज़ हुई थी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटिशर्स की वजह से, और एग्रीकल्चर आपने डिपेंडेंस बढ़ा दी लेबर की।
एग्रीकल्चर डिपेंडेंस बढ़ा दी लेबर की और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं और फार्म एक्टिविटी में ही रोज़गार है, ये आपने व्यवस्था कर दी उस समय में। आपने कैश क्रॉप्स को प्रमोट किया, फार्मर को बाज़ारों के साथ जोड़ा एजेंटी सिस्टम के वाया, इसके वाया ज़बरदस्त प्रोडक्शन डिविडेंड हुआ सीरियल्स फूड ग्रेन्स में, तो भोजन की आपूर्ति कम हुई देश में, ज़मीनों पर लोगों के अधिकार कम हो गए। आपने मनी इकोनॉमी के वाया जो टेनेंट है उसको जो अब अपना रेंट देना है किसान मालिक को, ज़मींदार को, वो उसे कैश में देना है। दूसरी तरफ उसे बाज़ार से भोजन खरीदना है, उसके खेतों पर अब फूड ग्रेन ना उग करके कैश क्रॉप उग रही हैं, तो उसे अपना साल भर का भोजन बाज़ार से खरीदना है। बाज़ार में मार्केट के हवाले है सब कुछ, तो वहाँ पर प्राइसेस राइज्ड हैं और इसकी वजह से महंगी है क्रॉप, उसको अनाज महंगा पड़ रहा है। दूसरी तरफ से हैवी रेवेन्यू ब्रिटिशर्स चार्ज कर रहे हैं और ज़मीन मालिक ज़मींदार रेंट भी चार्ज कर रहा है, तो डुअल मार उसको पड़ रही है और इसे पे उसे कैश में करना है, काइंड में नहीं। और उतना फसल उग नहीं रही कि उसे उतना कैश मिले, तो इसलिए वो शाहूकारों के अधीन जा रहा है, उसकी ज़मीनें कब्जाई जा रही हैं, वो बॉन्डेड लेबर में, वो फोर्स्ड लेबर में कन्वर्ट होते जा रहा, बंधुआ मजदूरी और बेगारी बढ़ती चली जा रही हैं। लोगों की परिस्थितियाँ यहाँ पर त्रस्त हैं, ना इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ना रोड, रेलवे, वाटरवेज और एविएशन के क्षेत्र में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ना पावर और एनर्जी के सेक्टर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, न सीड्स, न फर्टिलाइजर्स, न फार्म मैकेनाइजेशन के क्षेत्र में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, न कैपिटल गुड्स के क्षेत्र में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ही सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट डेवलपमेंट के क्षेत्र में वो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया, नहीं किया। जो कुछ रेलवे विकसित किया वो अपने एक्सप्लॉयटेटिव ब्रिटिश कैपिटलिस्ट मॉडल के तहत बंदरगाहों से रिसोर्स रिच एरियाज़ की ओर डेवलप किया और मुख्य मंडियों की ओर, जो कि आने वाले आज़ाद भारत का पर्पस सर्व नहीं करेगा। भारत को विकास बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता से बाहर निकाल के दूसरे क्षेत्रों में भी लेकर के जाना था, उसे समस्त भारतीयों का विकास करना था, जो कि ब्रिटिश मॉडल के इंफ्रास्ट्रक्चर के वाया नहीं हो सकता था। ये सब परिस्थितियों में भारत है, ये रीज़न है इंडिया के कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत बैकवर्ड रहा और अंडर डेवलप्ड रहा। बेअंत पैमाने पर वेल्थ ब्रिटिशर्स के द्वारा ड्रेन की गई यहाँ से। उसके कारण क्या रहे? हैवी मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स भारत में, बहुत भी लूक्रेटिव सैलरीज पर, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इंडिया में ब्रिटिशर्स का, जो कि ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहा था इंडियन डेवलपमेंट कम उनकी सैलरीज, होम चार्जेस, यानी कि ब्रिटिश सेटअप को यहाँ मेंटेन करने के लिए लंदन में जो दफ्तर खोल रखा है सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया के, जो कि ब्रिटिश क्वीन को ही असिस्ट कर रहा है भारत को एज अ कॉलोनी मेंटेन करने के लिए, उसके सारे खर्चे वहाँ पर पूरे करने हैं, यहाँ से पैसा जा रहा है वहाँ पर। अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ के राज्यों से प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो युद्ध लड़े जा रहे हैं और विदेशी युद्ध जो हो रहे हैं, चाहे वो नेपोलियन के आने का डर था, चाहे वो रशिया के साथ युद्ध थे, चाहे किसी भी क्षेत्र में, उसका खर्चा भारतीय पे कर रहे हैं। यहाँ से रेवेन्यू भी ब्रिटिशर्स ही के पास जा रहा है। तमाम इन खर्चों के माध्यम से भारत का पैसा ड्रेन कर दिया गया, इकोनॉमिक वेल्थ ड्रेन कर दी गई। कैपिटल फॉर्मेशन, जब देश के लोगों के पास पैसा ही नहीं है, आप उन्हें डी इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं, खेती बाड़ी आपने नॉन रेम्यूनरेटिव कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपने किया नहीं, तो सेविंग कहाँ से होगी लोगों के पास? व्हेन दे वर नॉट एम्प्लॉयड, तो सेविंग कहाँ से करेंगे? जब सेविंग ही नहीं होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा? पूंजी का निर्माण कहाँ से होगा? और जब पूंजी का निर्माण ही नहीं है तो निवेश कहाँ से होगा? इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ हुई ही नहीं। यही कारण है कि हम अंडर डेवलप्ड थे उस समय में और हम पिछड़े हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया था उस समय में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, पावर, एनर्जी, रोड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, इन क्षेत्रों में हो गया था, भारत में इसका कुछ भी नज़र नहीं आता था। आप बैकवर्ड थे, आप अंडर डेवलप्ड थे, आपके यहाँ सेविंग्स नहीं थी, आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी, आप बहुत प्रिडोमिनेंटली एग्रेरियन थे और वो एग्रेरियन सिस्टम भी डेवलप्ड वर्जन का नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ सबसिस्टेंस में चला जा रहा था। भारी भरकम जनसंख्या, ऐसे में बंटवारे का दंश, इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन, और आपने संकल्प ले लिया है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, जिसमें आपको चुनाव के माध्यमों से जाना है। ये जिम्मेदारियां भारत ने अपने ऊपर ली हैं, ये सब एक साथ। और ऐसे में इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, सभी तरह के कस्टम, कल्चर, मैनर, लिंग्विस्ट, रीजन और रिलीजियस ग्रुप्स को एक साथ लेकर के चलना था। ये चुनौतियां थी भारत के सामने।
तो आप मुझे बताइए कि क्या ये ज़िम्मेदारी बनती नहीं है एक सरकार की उस समय में कि वो एक स्टेट लेड डेवलपमेंट मॉडल को इस्टेब्लिश करे? अदरवाइज़ वो तमाम क्षेत्रों के स्ट्रक्चर्स को कैसे बदलता? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो ज़मींदार जिस तरह से एग्रीकल्चरल लेबरर को एक्सप्लॉइट कर रहा था और अपने टेनेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा था, वो तो यह करता ही रह जाता। अब चला लो, वो तो ये करता ही रह जाता। तो आज़ाद भारत के तहत यदि कोई वेल्थ बनती तो वो वेल्थ जनरेशन किसके पास जाके एक्यूमुलेट होती? ज़मींदार के पास। जो मजबूत राजनीतिक रूप में मजबूत और शिक्षित प्रिविलेज्ड ग्रुप्स हैं उनके पास ही चीज़ें एक्यूमुलेट होती। जो अनप्रिविलेज्ड रहे हैं, जो डिप्रेस्ड क्लासेस रही हैं, जो महिलाएं रही हैं, जो SC ST OBC पिछड़े आदिवासी वर्ग ग्रामीण क्षेत्र के कमज़ोर लोग हैं, अगर हमें डेवलपमेंट की बात करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हम कैसे सामाजिक न्याय के कंसेप्ट को छोड़ सकते थे? हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा होना लाजमी हो गया था कि जिससे SC ST OBC की परिस्थिति सुधारी जा सके, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का विकास कर सके हम, जिससे महिलाओं की परिस्थिति को सुधारा जा सके, आदिवासियों की परिस्थिति को सुधारा जा सके। ये सामाजिक न्याय का कंसेप्ट की जिम्मेदारी थी हम पर, वरना ऐसा भी आर्थिक विकास कैसा जिससे ये सब वहीं के वहीं खड़े हैं, इनफैक्ट और पिछड़ रहे हैं, लेकिन GDP के पैमानों पर देश पराकाष्ठा को प्राप्त कर रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एक वर्ड ऐड किया गया है सोशल जस्टिस का, जो बड़ा था, ये बहुत महत्वपूर्ण था। प्राइवेट प्लेयर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, प्राइवेट प्लेयर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि वो लोगों को कैश लीव्स यानी कि प्रिविलेज लीव्स ऑफ़र करे उस ज़माने में, वो उनको कैजुअल लीव ऑफ़र करे, वो उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ़र करे, वो प्रोविडेंट फंड में ESI कार्ड में पैसा जमा कराए। वो अपने प्रॉफिट्स को इस तरह से शेयर क्यों करेगा वर्कर के साथ? वो क्यों उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करेगा? वो क्यों उन्हें लीव एंड फेयर कंसेशन देगा, LTC LFC प्रोवाइड करेगा? वो क्यों उन्हें पेंशन ऑफ़र करेगा? सवाल बनता है, मैं आपसे पूछता हूँ। वो एक कैपिटलिस्ट टेंडेंसी से चल रहा है और वो ये नहीं भी करेगा। तो वो बात अलग है कि इस प्राइवेट सेक्टर में सामर्थ्य नहीं था, लेकिन दूसरी बात यह भी थी कि देश का संकल्प क्या था। संकल्प जो था वो भी प्राइवेट सेक्टर फुलफिल नहीं कर सकता था, चाहे सामर्थ्य होता भी। आज भी हम इसी चीज़ को लेकर के लगे हुए हैं ना। आज भी आपके अंदर प्राइवेट जॉब्स के कंपैरेटिवली गवर्नमेंट जॉब क्यों है? क्योंकि इट इज़ अ सिक्योर जॉब। और व्हाट डू यू मीन बाय द सिक्योर जॉब? सिक्योर जॉब क्या होती है? आप रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों पर निर्भर नहीं हैं, आपकी पेंशन है, आपकी प्रोविडेंट फंड है, आपकी ग्रेचुइटी का अमाउंट है, आपके मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU में है तो आपकी स्कीम है, आपको LTC ऑफ़र होता है, आपको तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, आपकी हर 11 दिन पर एक प्रिविलेज लीव जो है वो क्रेडिट होती है, आप लेते हैं तो ठीक है, वरना वो इन कैश होती है आपको बाद में जा करके आपके टोटल फंड में ऐड होती है। आप कैजुअल लीव्स ले सकते हैं, आपके 8 घंटे के वर्किंग आवर्स हैं, यही सब चीज़ें हैं। इट इज़ द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट। ये ज़रूरी है। वेल्थ कंसंट्रेट इसीलिए नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वरना तो आप उसे कंसंट्रेट करिए कि 1500 रुपया एक व्यक्ति का अगर कंट्रीब्यूट हो रहा है सैलरी में से, 1500 मालिक को भी डालना है, वो तो कभी भी नहीं डालेगा। वो कहेगा ऐसे 100 बंदों का डालना पड़ेगा मुझे। प्राइवेट प्लेयर से जाके पूछिए आप। ओनली द स्टेट कैन डू इट and the private player will do it under the regulation and the compliance factor if they are working as a organized sector, unless until they will not do that system। वो कहेंगे मैं नहीं, वो सारा प्रोडक्शन आउटसोर्स कर देंगे। वो कहेंगे हमारी कंपनी पे निगरानी है ना सरकार की, हम ये बंदे अपॉइंट करेंगे तो पैसा काटना पड़ेगा, हमें भी डालना पड़ेगा, डोंट वरी, ले ऑफ करो, प्रोसेस आउटसोर्स करो यार। ये वर्कशॉप पर तो निगरानी नहीं है सरकार की, इससे बनवा लेते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड हम दे देंगे, चेक हम कर लेंगे, ठप्पा लगा देंगे अपना। ओके, आउटसोर्स कल्चर जो डेवलप हुआ है आज इंडिया में और वर्ल्ड में, वो किसका नतीजा है? द स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज़ का। आप देखिए किसी भी फोकल पॉइंट, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर के आप विचार करिए, एक कंपनी उसके आसपास कितनी छोटी छोटी वर्कशॉप मशरूम कर जाती हैं। लाल ईंटें से बनी हुई, ना प्लास्टर है ना कुछ है, ना वेंटिलेटेड शेड्स हैं, अंदर कितनी हजार्डस कंडीशंस में लोग काम कर रहे हैं। कारण कॉस्ट कटिंग करने का ये बेस्ट तरीका है। कंप्लायंस फैक्टर के अंडर कवर नहीं हो रही है, कोई निगरानी रखेगा नहीं। जो कोई किसी तरह कंट्रीब्यूशन उस व्यक्ति को जाके पूछिए, आपको ESI में PPF में कंट्रीब्यूशन देना पड़ता होगा, नहीं, सारे कच्चे में ही हैं, क्योंकि उसने भी आगे आउटसोर्स कर दिया। ठेकेदार को बोल दिया लेबर दे दे, ठेकेदार उनको दिहाड़ी देता है आगे लेबर को, और ठेकेदार इनको लेबर देता है। वो आते हैं चले जाते हैं, रजिस्टर तक मेंटेन नहीं कर रहे इस गलती से कि एक्सीडेंट हो गया तो पे करना पड़ेगा, इंजरी आ गई तो कॉम्पनसेशन देने पड़ेंगे, आगे के लिए फ्यूचर बेनिफिट देने पड़ेंगे। इसलिए आज दिन तक कई उद्योग धंधे ऐसे इसमें रजिस्टर मेंटेन नहीं होता डेली, ताकि ये प्रमाणित ही ना हो कि हमारा स्टाफ था, काम करते हुए कुछ होता हो जाए, देखा जाएगा।
So the system is ki it was necessary at that point of time according to the concepts, according to the foundational values are enshrined in the constitution, and the major foundational value in the preamble in the constitution is the social justice, and for that it was very much important that public led development model अपन अपनाए. आई बात समझ में. वो इनकेपेबिलिटी क्या थी प्राइवेट सेक्टर की वो वी विल डिस्कस, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि देश इस मुहाने पर खड़ा था. अंग्रेज जब गए तो ये दे करके गए हैं आपको, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो कंट्री वाज बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, इंडस्ट्रियल बेस वाज वीक, हैवी अनएम्प्लॉयमेंट था, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लो लेवल पर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ का एब्सेंस था टोटल. अपन पिछड़े हुए थे, ये समस्या का कारण है. तो क्या लिखा गया यहाँ पर, दिस अ ब्यूटीफुल लाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये मेंस का क्वेश्चन बना करके सीधे ही आ सकती है लाइन. क्या है? पब्लिक सेक्टर वाज थॉट ऑफ एज द इंजन फॉर सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक ग्रोथ टू डेवलप अ साउंड एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल बेस. देखिए क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन उससे, पब्लिक सेक्टर से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक ग्रोथ होगी अपनी, सेल्फ रिलायंट. वी विल डू दिस. हमें हमारी कर्जे के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए नीड्स किन्हीं बाहरी लोगों के द्वारा फुलफिल नहीं की जाएगी. इंडिया विल बिकम सेल्फ रिलायंट. जो 200 वर्षों से जो देश किन्हीं शक्तियों के तहत एक्सप्लॉइट हुआ था, उसके लिए ये उस समय का शब्द किसी ज्वेल से कम नहीं था कि इंडिया की ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंट और डिपेंडेंट. सेल्फ रिलायंस वाज द मोटो. आज जो आप शब्द यूज कर रहे हैं आत्मनिर्भर, ये किसका हिंदी वर्जन है? ये क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं आज आप? कब ये नहीं यूज हुआ था मुझे बताइए. मैं 1947 की बातें कर रहा हूँ, ये कब नहीं यूज हुआ था? ये आज फिर यूज हो रहा है. क्यों यूज हो रहा है? कारण आज यहाँ पर हम जब खड़े हैं तो हमें ये दिख रहा है कि हमारी यहाँ पर अब क्लियरली आप स्टेटमेंट देखिए हमारे देश के मंत्री पीयूष गोयल का. वो सरेआम मीटिंग में ये कह रहे हैं, मजबूर होना पड़ गया कहने के लिए कि यार मैं अपने देशवासियों से, अपने इंडस्ट्रियलिस्टों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप 1.5 रुपये सस्ते के लिए स्टील जो है आप मंगा रहे हैं किसी और कंट्री से, मतलब अपनी गाड़ियाँ बनाने के लिए. नेशन मेकिंग में आपका कोई रोल नहीं होना चाहिए? पूछना पड़ रहा है क्योंकि देखो हम नाउ वी आर लिविंग इन द ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड. अब तो अपन WTO के साथ जुड़े हुए हैं, अब तो हमें फ्री ट्रेड इकोनॉमी सिस्टम फॉलो करना ही पड़ेगा. तो अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि इंटरनेशनल स्टील जो भारत में आ रही है उस पर अनड्यू इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दें ताकि वो भारतीय स्टील से महंगी हो जाए और हमारे कार मैन्युफैक्चरर उस स्टील को ना यूज़ करें, इससे हमारे यहाँ के स्टील प्रोड्यूसर्स को भी बेनिफिट हो. अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम उनके कंसाइंस को जगाने की कोशिश कर रहे हैं इन स्टेटमेंट्स के वाया कि हर देश के उद्योगपतियों का अपने अपने देश के निर्माण में एक योगदान रहा है कि अपने मुनाफों में कटौती करके उन्होंने देश के उद्योग धंधे को फलने फूलने के लिए सपोर्ट किया है. आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती. अब 1.5 रुपये सस्ते के लिए स्टील वहाँ से मंगाते हैं चाइना से. वट इज़ दिस? आपके देश में मिल रही है, थोड़ी महंगी तो क्या है, थोड़ा प्रॉफिट निकालिए दीजिए, लेकिन जिससे स्टील आएगी वो पर्सन जब अर्न करेगा, उसकी कंपनी में इतने लोग जब एम्प्लॉयमेंट पाएंगे, वही लोग तो परचेजिंग पावर एनहांस होने की वजह से आपकी गाड़ी खरीदेंगे. आप लोग बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? आप गाड़ी बना रहे हैं किसी का सामान मंगा के, फिर आप गाड़ी बेचना किसको चाहते हैं? वो भारतीयों को भी बेचना चाहते हैं. आत्मनिर्भर मॉडल मतलब कि भाई जो चीज़ों की आवश्यकता है कोशिश करो उसकी प्रोक्योरमेंट भी देश से हो, और जो प्रोड्यूस करो देश में खपाओ, देश में इतनी कैपेसिटी पैदा करो. आई बात समझ में? उसके बाद विदेशों में मांग है तो भेजो. तो कुल मिलाकर के आज की ये मांगें बिल्कुल जच रही हैं उन मांगों के साथ. तब हमें भी ये लगता था कि अगर मुझे 2 चीज़ें पैदा करनी है यहाँ पे, एक मैं चाहता हूँ कार मैन्युफैक्चर हो, दूसरा मैं चाहता हूँ कि वो कार स्टील भी इंडिया से ले. तो भाई मैं ये चाहूँगा कि माइनिंग भी हम खुद ही करें. माइनिंग के लिए मुझे मशीनें चाहिए, कैपिटल गुड्स. मशीनों का कहते हैं कैपिटल गुड्स. माइनिंग के लिए मुझे मशीनें चाहिए. मैं चाहता हूँ मशीनें भी हम ही बनाएं. मशीनें भी हम बनाएंगे, हमारा माइन किया हुआ रॉ मटेरियल होगा, हमारा ही कारखाना लग के उसको स्टील बना दे, और हमारे ही देश में एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस स्टील को यूज़ करके कुछ करे. 4 उद्योग जब लगेंगे भाई तब रोज़गार होगा, तब होगी, तब आएंगे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट, तब आएगा इंडियन कैपिटलिस्ट की जेब में इनकम, और तभी आएगा इंडियन एम्प्लॉयज़ की जेब में इनकम. तब ये सब जब सब इनकम आ जाएंगी तो ये इनकी सेविंग होंगी जब, तब अपने ही देश का एक पूंजी बनेगी, कैपिटल.
उसी को री इन्वेस्ट करते जाओ और उद्योग धंधे फलते फूलते जाएं। ये हम सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सवाल पैदा होता है, करे माइनिंग में आना कौन चाहता है?